जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु का जो हर मंथ टेस्ट सीरीज होता है उसमें नवंबर से दिसंबर मंथ में जितने सारे टेस्ट सीरीज हुए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हम लोग का आज टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी यानी कि 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह कथन गलत है, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था। इनके पुत्र मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, ये सही है। उसके बाद तीसरा कथन है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ये भी कथन सत्य है, यानी कि 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। यहाँ पे सभी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत नहीं हुए थे, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए वह सहमत हुए थे। दूसरा कथन है, तो यानी कि ये गलत कथन है। और दूसरा कथन है कि लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया, ये कथन भी सत्य है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें से ये पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भगत सिंह को फांसी कब हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट को देखा जाए तो 1928 में इसे नेहरू रिपोर्ट आया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 22 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है और भगत सिंह को फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को आता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को होता है। और भगत सिंह को फांसी कब होती है? तो 23 मार्च 1931 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 के 3 2 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 के 3 2 4। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। चीन की सीमा और भारत की सीमा के बीच में लगभग 3,888 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और सिक्किम साझा करता है, उत्तराखंड भी साझा करता है, हिमाचल प्रदेश भी साझा करता है। जो पश्चिम बंगाल चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे भारतीय राज्य जो चीन की सीमा साझा करते हैं, यानी कि चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, वही पूछ रहा है। तो सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे नहीं स्थित है, यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र में उत्तर में अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में उत्तर में नहीं पाई जाती है, यह लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ दक्षिण में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण में पाई जाती है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कर रहा है कि डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। ये कथन सत्य है। और यहाँ पे कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो इसको अपना PDF में या जिससे भी टेस्ट लगा रहे होंगे लोग या सॉल्यूशन देख रहे होंगे लोग, उसमें 1 को 3 कर लेंगे लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन यहाँ पे भी पूछ रहा है, जिसमें पहला कथन है कि उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। ये कथन सत्य है, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा कथन कर रहा है कि उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा, यहाँ पे मृदा होगा, मृदा में
चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यह जो चूनेदार निक्षेप पाया जाता है उसे कंकड़ भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंकड़ भी कहा जाता है। तीसरा कथन है कि उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। युवा निक्षेप को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुराने निक्षेप को बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी सत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। अब इस 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। मौलिक अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सीधे कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखता है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 32 के, और उच्च यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्च न्यायालय भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। इसमें से, और दूसरा कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो ये कथन सत्य है। और यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? 1 नंबर, यानी कि केवल एक असत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें से पहला कथन है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो यह दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय, यानी कि न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या आशय है कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना, यानी कि संसद द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाता है तो उसकी जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुपोषित, इसमें है पहला है कुपोषित। कुपोषित किससे सम्मिलित हो जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। कुपोषित का मिलान किस में जाएगा? 2 नंबर, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है विस्थापित का मिलान ऐसे लोगों से जिन्हें बांध खनन जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है। तो विस्थापित का मिलान किस में हो जाएगा? 1 से, यानी कि एक और है कि जैसे बड़े बड़े पुल का निर्माण किया जाता है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो उस किनारे या उससे रास्ते में अगर गांव या छोटे छोटे बस्ती आती हैं तो उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। उसी को ही विस्थापित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विस्थापित कहा जाता है। उसके बाद तीसरा कथन है कि घेटोआइजेशन क्या होता है? घेटोआइजेशन क्या होता है कि ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घेटोआइजेशन। उसके बाद है मुख्यधारा वो होता है कि ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य धारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2, 1, 4, 3। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, यानी कि इनके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किया गया था। और जो दिगंबर, यानी कि प्रथम विभाजन में 2 संप्रदायों का गठन हुआ था। पहला श्वेतांबर था। श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग होते हैं वे श्वेत धारण वस्त्र करते हैं। उसके बाद है भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का निर्माण हुआ था, यानी कि दिगंबर संप्रदाय का गठन हुआ था। उसके बाद 12 नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का स्थूलभद्रे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किससे भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किससे भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह वसुमित्र को चीन भेजा गया था। और यह किससे राजा ने भेजा था? तो इनको कनिष्क ने भेजा था। किसने भेजा था? इनको कनिष्क ने भेजा था चीन में।
उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ था? तो शिशुनाग के काल में हुआ था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो शिशुनाग के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो तिरुमुराय, इसका नाम है तिरुमुराय, जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। उसके बाद है तोल्कापियम के रचनाकार हो जाएंगे तोल्कापियम के रचनाकार हो जाएंगे तोल्कापियर हो जाएंगे। और ये मणि मेकले के रचनाकार कौन हो जाएंगे? शीतले सतनार। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? शीतले सतनार हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुमुराय। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन राजा या कौन आक्रमणकारी किस समय आया था। तो चंगेज खान का देखें तो चंगेज खान यह आया था 1221 में, 1221 ईस्वी में आया था, आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी से शुरू होता है। तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद गौरी कब किया था? तो 1175 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। तो सही मिलान किया जाए तो 2 3 1 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, यानी कि महमूद गजनवी सबसे पहले आया था इन चारों राजाओं में। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। उसके बाद चंगेज खान के बाद सबसे अंत में तैमूर राजवंश के लोग आए थे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन में पहला कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ये कथन सत्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था उसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था। कारण देखते हैं लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नहीं, ये जो टोकन मुद्रा था यह स्वर्ण का नहीं होता था, यह चांदी और तांबा का होता था। किसका होता था? चांदी और तांबा का यह टोकन मुद्रा होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर गलत है। इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि ये सही है परंतु आर गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय इनका पूरा नाम है और इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध, यहाँ पे विरुद्ध पूछ रहा है कि उनके धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध में प्रारंभ किया गया। तो वह कौन सा पत्रिका था? तो समाचार चंद्रिका पत्रिका को राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक के विचारों के विरुद्ध में प्रारंभ किया गया था। और इस पत्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय। उसके बाद संवाद कौदी इन्हीं की रचना है, राजा राम मोहन राय की रचना है संवाद कौदी। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की की रचना है बंगाल गजट। अब है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित संगठनों को उनके कर्म के आधार पर दर्शाइए। यहाँ पे जो संगठन दिया गया है इस संगठन का स्थापना दिवस पूछ रहा है कि इनकी स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1852 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना हुआ था। मद्रास महाजन सभा का 1884, इंडियन लीग की स्थापना 1875। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। अब आंसर शीट में देखते हैं लोग कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 4 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लोग 19 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। ये कथन सत्य है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी कथन सत्य है क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में ही भारतीयों ने अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू किया था, जिस कारण शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। जिसमें ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन है कि करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। उधम सिंह के बारे में देखें लोग तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल ओ डायर के नेतृत्व में, उनकी हत्या लंदन में गोली मारकर किसने किया था, तो उधम सिंह ने किया था। और ये करजन वाइली की हत्या किसने किया था, तो मदन लाल ढींगरा ने। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उस सिद्धांतों को पूछ रहा है, तो यह एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन जो होता है वह वयस्क के मताधिकार के आधार पर ही होता है। उसके बाद देखते हैं लोग कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक ही निर्वाचन सूची होगी, यानी कि अगर वोटर लिस्ट यानी कि आता है निर्वाचन सूची, उसी को बोला जाता है कि वोटर लिस्ट जब आता है तो वह सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए आता है। जैसे प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक ही निर्वाचन सूची होगा, अलग अलग नहीं प्रदान किया जाता है। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि धर्म प्रजाति लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। ये भी कथन सत्य है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। धर्म प्रजाति लिंग को इसमें कोई काम नहीं है निर्वाचन सूची बनाने में। अब चौथा कथन है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ये कथन गलत है। जो राजनीतिक दल होते हैं खुद को अगर राष्ट्रीय दल घोषित कर लेंगे तो सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं वह खुद को राष्ट्रीय दल ही घोषित कर लेंगे। लेकिन इसका मानक कौन निर्धारित करता है, तो इसका मानक चुनाव आयोग निर्धारित करता है। इसका मानक राजनीतिक दलों का मानक कौन निर्धारित करता है, चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है, कथन कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 और चौथा कथन क्या था, गलत था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, यहाँ पे राज्य विधानसभाओं में पूछ रहा है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 333। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया जाता है। और जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, उच्चतम का मतलब होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,80,000 प्रतिमाह होता है। और उनके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,50,000 प्रतिमाह होता है। कितना होता है, 2,50,000। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है, तो अनुच्छेद 233 में इसका शब्द यानी कि वर्णन किया गया है जिला न्यायाधीश शब्द का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हुए हैं और जो कौन सा ऐसा आपातकाल था जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो पहला हम लोग आपात देखते हैं लोग कि 26 अक्टूबर 1962 को होता है, जो चीन युद्ध के समय होता है। किस युद्ध के समय, चीन युद्ध के समय होता है 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा आपात 3 दिसंबर 1971 को लागू होता है और यह जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। जो तीसरा आपात 25 जून 1975 को लागू होता है और यही जो आपात था आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अभी हाल ही में 25 जून को संविधान आत्महत्या दिवस घोषित किया गया है। 25 जून को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में लोक सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डेज मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस के रूप में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही थी। किस स्तरीय की, तो त्रिस्तरीय।
त्रिस्तरीय की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामा देवी थी, ये भी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि दोनों कथन सत्य है। और वर्तमान में पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखें तो लोकसभा के सदस्य, ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये दबाव समूह में नहीं आएंगे। दूसरा हो गया पंचायत का सदस्य, ये भी इनका भी चुनाव होता है तो ये भी दबाव समूह में सम्मिलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल का सदस्य, इनका भी चुनाव होता है तो ये ऑप्शन हो गया मजदूर संघ का जो सदस्य होता है वह दबाव समूह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यह एक संवैधानिक पद है और किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान के द्वारा किया गया था। और इसकी चर्चा यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। किसमें किया गया, अनुच्छेद 148 में किया गया है। और अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा जाए कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, संजय मूर्ति हो जाएंगे। संजय मूर्ति अभी वर्तमान के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामगिरी की जो पहाड़ियाँ है किस होगा, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी की पहाड़ियाँ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसकी 30 मीटर है। जो क्वेश्चन डिफाइन करने वाला था उसमें हम डिफाइन किए हैं, हमें जितनी जानकारी है उतनी डिफाइन किए हैं। और ये जो 1 लाइनर फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा डिफाइन करने वाला नहीं है, जो डिफाइन करने वाला क्वेश्चन आएगा हम आगे डिफाइन करेंगे लोग। अब है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि रामगंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, यह बेतवा नदी है जो प्रयागराज के पास नहीं मिलती है। यह हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है हमीरपुर में यह यमुना नदी में मिलती है। और जो बेतवा नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य है, रामगंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस स्थान के पास है। हुंडरू जलप्रपात किस स्थान के पास है, तो यह रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून का मतलब हो गया कि लौटता हुआ मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून से किस स्थान पे वर्षा होती है, तो तमिलनाडु पे वर्षा होती है। और जो तमिलनाडु का तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। किस तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और यह जो मालाबार तट या केरल के तट को कहा जाता है, केरल का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ये सत्य है। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में ये भी सत्य है। भीतरकनिका उड़ीसा में ये भी सत्य है। पिचवरम यह तमिलनाडु में है, ये भी सत्य है। जो बेम्बनाड है यह कर्नाटक में ना होकर यह कहाँ पे है, तो केरल में। बेम्बनाड कहाँ पे है, केरल में हो जाएगा। तो यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेम्बनाड। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है। तो 1980 में इसे अधिनियमित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ है। तो प्राधान्य है मलाबार तटीय प्रदेश में। मलाबार तटीय प्रदेश अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखने लग गया किस तट को बोला जाता है, तो केरल का जो तट है उसे मलाबार का तट बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हरित क्रांति में सन्निहित है। हरित क्रांति में कौन सा जो कथन है वह सन्निहित है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा समेकित। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो हरित क्रांति में सन्निहित कौन सा है? तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अभी वर्तमान में इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नाबी MG क्या है? यह एक प्रकार का नस्ल है। तो यह किसका नस्ल है? तो गेहूं की एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है नाबी MG। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया स्थित अंकोर मंदिर, कंबोडिया में जो स्थित है अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है, यानी कि विष्णु देवता को समर्पित है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? जो मनिका बत्रा है वह टेबल टेनिस से जुड़ी हैं। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किससे शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। किससे? शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, तो मोहिनी अट्टम। और यह मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो मधुबनी चित्रकारी यह सुमेलित है, ये सत्य है। पिछवाल चित्रकारी गुजरात में ना पाकर यह राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। फुलकारी कला हरियाणा में और एक कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिछवाल चित्रकारी। अगला क्वेश्चन है कि अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, यानी कि एक सींग वाला ये जो राइनो नाम है इंग्लिश नाम है, और उसे राइनो को हिंदी में एक सींग वाला गेंडा कहा जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा जो अभयारण्य है जाना जाता है? तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। और जो यह काजीरंगा नेशनल पार्क है यह कहाँ पे है? तो यह असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। गिर आपका कहाँ हो जाएगा? गिर गुजरात में हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। और रणथंभौर अभयारण्य यह राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक के समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाता है। किन्हें जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स से द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो नौकरशाही के इनके द्वारा 4 प्रकार बताए गए हैं। किनके? 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इस पुस्तक को लिखी है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1946 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह ब्रिटेन 1982 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और 1982 में। प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है। कहाँ पे रहता है? तो अल्जीरिया, माली, मोरक्को। अल्जीरिया का साथ हो जाएगा माली और मोरक्को में भी, यानी कि यहाँ पे ये जाति बर्बर भाषी समुदाय पाया जाता है। यहाँ हम लोग का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। हमें जितनी जानकारी थी, हम जितना खुद से डिस्कशन कर सकते थे उतना हम डिस्कशन किए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। और आप लोग को अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट है सर के द्वारा कराया जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेके आ रहे थे। बट बहुत सारे भाई लोग का मैसेज आ रहा था कि MCQ कराएं, तो MCQ के बेस पे ये हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप लोग को अगला वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें।